हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर टेक टीचिंग। और आज कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करें। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x है। माना संख्या बराबर x। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जो दे रखा है, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार यदि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या है x और इसका आधा हो जाएगा 2 में से 1/4 घटाया जाए तो -1/4 को घटा दिया बराबर, तो 1/8 प्राप्त होता है। ये हमारी समीकरण बन जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे। x/2 बराबर 1/8, ये माइनस का 1/4 है, इधर जाके 1 प्लस का 1/4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? x/2 बराबर एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 8, और क्या हो जाएगा? 8 से 8 एक बार, प्लस 4 से 8 में भाग 2, 2 की गुणा 1 से तो हो जाएगा 2। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? x/2 बराबर 3/8, और 2 से 8 को हम काट देते हैं कितनी बार? 2 चौक 8, तो x बराबर हमारा माना जाएगा 3/4। यही क्या हो जाएगा प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 1/110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम वो सारा डाटा लिख लेंगे जो हमें पहले से दे रखा है। तो हमें दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे रखा है, ठीक है। और परिमिति दे रखा है 110 मीटर, यानी परिमिति परिमाप दे रखा है। तो हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिवन क्या दिया है? तो परिमिति दे रखी है, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर कितना दे रखा है? 110 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है? लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे रखा है 5 मीटर। अब क्या है? तो लंबाई चौड़ाई में अंतर दे रखा है। इसके लिए हम क्या करें कि हम मानते हैं लंबाई को, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा रहती, तो हम यहाँ लिखेंगे माना लंबाई बराबर x मीटर, तब चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, इससे 5 मीटर क्या रहेगी? कम रहेगी। तो लंबाई अगर 5 मीटर है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? x - 5 मीटर, क्योंकि लंबाई ज़्यादा रहती है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 5। अब हमारे पास आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? आयत का परिमाप होता है आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई
प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, ठीक है। अब उसके आगे हम क्या करना है, परिमिति दे रखी है हमें 110 मीटर बराबर ये 2 गुणे, यहाँ हो जाएगा लंबाई कितना है x और चौड़ाई हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ पर फिर 110 बराबर ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 2x माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस का 10 बराबर 110, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस -10 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 110 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर ये 120 बटे में 4 और 4 से कितनी बार जाएगा 120, 30 बार, तो यहाँ 30, तो x का मान निकल के कितना आएगा 30 मीटर, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। तो यही पूछा है कि इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई कितनी होगी 30 मीटर, तो चौड़ाई इसमें से 5 कम कर देंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 30 माइनस 5 बराबर 25 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। अब इसका सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा कौन सा सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो हमें क्या दिया है वो लिख देते हैं, वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य 32 रुपये हो गया, वो लिख दिया। हम माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपये था, ठीक है। प्रश्न अनुसार प्रश्न में दे रखा है कि 25% की वृद्धि होने पर, तो x और x में 25% की वृद्धि 25/100, परसेंटेज को हम 100 के रूप में लिख सकते हैं, 25/100 बराबर 32, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, ठीक है। अब जो है क्या बचेगा, यहाँ x प्लस 1/4, तो x/4 बराबर 32। अब क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, इसका 4 आ जाएगा, 4 की गुणा x 4x प्लस x तो कितना हो जाएगा 5x, और ये जो 4 है बटे वाला इसकी गुणा हो जाएगी इधर 32 में, तो 32 गुणा 4। अब क्या हो जाएगा, 4 से जब गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 थी हमारा 128 और ये 5x था, x ऐसे ही रखेंगे, 5 को इसके नीचे ले जाएंगे तो 5 यानी 128/5, इसे भाग दे देंगे 5 से और 128 को 5 से भाग देंगे तो x का मान निकल कर आया 25/25.6 रुपये। तो चीनी का प्रारंभ में मूल्य कितना था 25.6 रुपये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। इसमें दे रखा है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। अब हमें क्या जो दे रखा है वो हम यहाँ लिखते हैं। कुल कलमों की संख्या कितनी दे रखी है 35 और 35 कलमों का मूल्य दे रखा है 60 रुपये और दे रखा है एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो हम मानते हैं कि माना महंगी कलमों की संख्या x थी, तब सस्ती कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कलम कितनी थी 35, तो सस्ती कलम हो जाएगी x 35 में से
महंगी कलम वो घटा देंगे तो सस्ती बचेंगी, तो क्या बचेगा 35 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे, तो देखिए एक्स महंगी कलम और इसके एक पेन का जो कलम था उसका मूल्य 2 रुपये है, तो टोटल महंगी कलमें कितनी हो जाएंगी, कलमों की संख्या गुणा एक महंगी कलम का मूल्य, तो दोनों की गुणा कर दी। ऐसे ही प्लस सस्ती कलम 35 माइनस एक्स और इसमें गुणा कर दी इसे 1.5 से, और इन दोनों को का योग कितना है 60 रुपये, तो 60 लिख दिया। अब क्या करेंगे 2x प्लस 35 की गुणा इस 1.5 से कर देंगे, 1.5 से गुणा करेंगे तो अंदर ये क्या आएगा 35 गुणा 1.5 माइनस ये x है तो x इसके साथ गुणा कर देंगे, 1.5 गुणा x बराबर 60। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए प्लस का 2x है और यहाँ पर 1.5x है, माइनस का तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.5x। ठीक है, प्लस का, और ये दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इधर बराबर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 60 में से ये इधर वाला इधर आएगा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 पंजे 75 के 5 हासिल कितना 7, 15 45 7 52 यानी 52.5। अब क्या करेंगे यहाँ से 0.5x को ऐसे ही रखेंगे बराबर 60 माइनस 52.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 7.5। यहाँ ये 0.5 को इसके नीचे ले जाते हैं और पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 5 से 75 को काटेंगे कितनी बार 15 बार, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो महंगी कलमें कितनी थी 15, और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने माना क्या था, जो x माना था वो क्या माना था महंगी कलमों की संख्या, तो वही x निकल के आ गया और x ही इसमें पूछा गया है महंगी कलम। तो महंगी कलम कितनी खरीदी गई थी 15, तो ये था सवाल नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं सवाल संख्या 5 पर। ठीक है, सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज के 3 कोण हैं, तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है और उन तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। तो दिया क्या है, दिया है कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात बराबर कितना 2:3:5। अब हम क्या करेंगे, इस अनुपात में हम एक चर से गुणा कर देंगे। ठीक है, किसी भी अनुपात में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो हम इसमें गुणा कर देंगे और गुणा करेंगे चर से x से, क्या हो जाएगा 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। ठीक है, क्योंकि x से x सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो अनुपात वही रहेगा 2:3:5। ठीक है, अब तो कोण क्या क्या हो जाएंगे, इसलिए कोण पहला कोण क्या हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट कोण हो जाएगा आपका 2x, सेकंड कितना हो जाएगा 3x और थर्ड कितना हो जाएगा, थर्ड कोण हो जाएगा 5x। ठीक है, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहता है, तो यहाँ लिख देते हैं तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 है। यहाँ से करेंगे सॉल्व, ये बच्चा ये कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10x, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, बराबर 180 अंश। यहाँ से क्या x यहीं रखेंगे और ये हो जाएगा 180 अंश बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा निकल के 18। तो जो चर से हमने गुणा करी थी
उसका मान कितना निकल के आ गया 18। तो ये जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कोण दे रखे हैं इसी में हम इसमें लगा देते हैं। तो फर्स्ट कोण क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोण दे रखा है 2x, तो इसमें x का मान रख देंगे 18, तो कितना हो जाएगा 36 अंश। सेकंड वाले में रखेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 18 बराबर कितना 18 3 54 अंश। तीसरा कौन क्या हो जाएगा 5x, तो x का मान लगा दीजिए 18, ये कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो जाएंगे 36 डिग्री 54 डिग्री और 90 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। ठीक है, सवाल नंबर 6, बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 तिगुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो इसको हमें जो है 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है, जबकि इनके टोटल तीनों मिला के कितने सिक्के हैं 160, और इन तीनों का जो मूल्य है वो 300 रुपये है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे जो हमें दे रखा है सवाल में। तो गिवन क्या है, दे रखा है 1 रुपये के 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। टोटल संख्या बराबर कितनी दे रखी है 160, और 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य दे रखा है हमें 300 रुपये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x, तब प्रश्न में दे रखा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, किसकी 2 रुपये की। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर इसका 2 गुना 3 गुना, तो 3 क्या हो जाएगा 3x। इस प्रकार इसलिए क्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल संख्या कितने सिक्कों की 160, इसमें से इन दोनों 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को घटा देंगे। तो 5 रुपये के सिक्के घटा दिए माइनस 2 रुपये के सिक्के घटा दिए 3x, तो कितना आ जाएगा 160 माइनस कॉमन, तो ये कितना माइनस का x है 3x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का 4x हो जाएगा यहाँ से। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 160 माइनस 4x। ठीक है, तो अब इसे प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने जो 5 रुपये के सिक्के थे वो कितने माने थे x, है ना, 5 रुपये की संख्या x थी, तो x और इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये होता है। तो 5 प्लस 2 रुपये के सिक्के कितने थे 3x, और 2 रुपये का जो मूल सिक्के का क्या रहता है 2, प्लस अब 1 रुपये का कितना है 160 माइनस के 4x, और इसमें गुणा कर देंगे 1 से, क्योंकि 1 रुपये के मूल एक सिक्के का मूल्य 1 रुपये होता है। और ये टोटल कितना धन था हमारे पास
300 रुपये। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5x प्लस 6x प्लस 1 से गुणा करोगे तो 160, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 4x बराबर 300। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5x प्लस 6x प्लस का 160 माइनस का 4x और बराबर 300। ठीक है, 300 आ रहा है, और इन सब को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 6 11x में से माइनस का 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7x बराबर 300 में से 160 इधर लिख देते हैं, 300 ऐसे ही रखेंगे, 160 को बराबर किधर ले जाएंगे तो माइनस का, और ये 7x बराबर कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 140 7 से काट देंगे कितनी बार, 20 बार, तो x कितना आ जाएगा 20। तो 5 रुपये के सिक्के कितने थे, 20, क्योंकि x किसको माना था, 5 रुपये के सिक्कों को। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, x बराबर 20। 2 रुपये के सिक्के कितना था, कितने 3x, तो 3x बराबर 3 गुणा 20, तो कितना आ जाएगा 60। और 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 160 माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 4 गुणा 20, तो निकल के आ जाएगा 1 रुपये के सिक्के 4 दूनी 80, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80, और ये 160 है तो 80। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी, 5 रुपये के आ जाएंगे 20, 2 रुपये के 60 और 1 रुपये के 80। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। ठीक है, 7 में सवाल दे रखा है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिलता है, तो ये हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है इसके तीनों संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा। तो मानते हैं संतान 3A, B और C। अब हमने अनुपात दे रखा है इनका, किस अनुपात में, 1:2:3। A B C है उसके 3 संतान हैं और उनको जो है 1:2:3 के रूप में इस धन को टोटल उसका जो बचता है 1 लाख बचाने के बाद तो उसको इस अनुपात में बांट देता है। हमने क्या कहा था कि इन सब में हम x से किसी भी संख्या से गुणा कर दें अनुपात में तो उस अनुपात में कोई बदलाव नहीं आता, तो हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x अनुपात 2x अनुपात 3x। तो a को कितना मिला, a को मिला x रुपये, b को कितना मिला, b को मिला 2x और c को कितना मिला 3x रुपये। ठीक है, और अब यहाँ दे रखा क्या है, यहाँ दे रखा है कुल संपत्ति, उसकी कुल संपत्ति कितने की दे रखी है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख इसे हम लिख सकते हैं अंकों में 2.5, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की थी
अपने पास कितने रखे थे उसने वो लिख लेते हैं। अपने पास रखा कितना, 1,00,000 रुपये। 1, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो 97 में कितना बांटा, 1,00,000। देखिए 2.5 लाख रुपये उसके पास थे, 1,00,000 रुपये उसने अपने पास रोक लिया। कुल संपत्ति 2.5 लाख, 1,00,000 रुपये अपने बचा लिया अपने खर्चे के लिए। तो 97 में कितना बचाया होगा, बांटा होगा। तो 2.5 लाख में से 1,00,000 रुपये घटा देते हैं, तो 97 में बांटा ये लिख देते हैं। 97 में बांटा कितना घटा देंगे तो 1.5 लाख रुपए बचेगा। ठीक है, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,50,000 रुपये। ठीक है, इतना उसे बचा, इतना उसको उसने जो अपने 97 में बांट दिया। अब क्या करें, तो इसको ही हम इसमें लिख देते हैं कि हमारे पास ए, बी और सी में अनुपात में दे रखा था, उसको हमने एक्स के रूप में लिख लिया है। तो ए को मिला x, बी को मिला 2x और सी को मिला है 3x। इन तीनों को का जो है योग किसके बराबर होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए के बीच। इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रश्न अनुसार में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस सी बराबर 1,50,000। तो ए को कितना मिला x, और बी को कितना मिला 2x, सी को मिला 3x रुपया, और ये मिलकर हुआ 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये। ये कितना हो जाएगा, x, 2x, 3x, 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 6x, तो 6x बराबर 1,50,000। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 1,50,000 बटे 6, तो 6 से इसे काट देंगे। काटने के बाद जो है हमारे कितनी बार जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो 6 से भाग देंगे, 6 से कितनी बार ये जाएगा, 25 छंग 150, यानी 25,000। ठीक है, तो x का मान निकल के आया 25,000। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ए को कितना मिला, तो ए को मिला, यही जो दे रखा है, सी को हम आगे लिख देते हैं। ए को मिला x, और x का मान 25,000। ठीक है, बी को मिला 2x, यानी 2 गुणा 25,000। तो कितना हो जाएगा, बी के लिए 50,000। ठीक है, 50,000, और सी के लिए 3x। तो यहाँ पर भी x का मान लगा देते हैं, 25,000, तो 25 दिया 75,000। तो ये हो गया। तो ए बी सी का जो मिला था टोटल कितना मिला था, ए को मिला है 25। ठीक है, ये 25 ए को, बी को मिला है 50,000, और सी को मिला है 75,000 रुपये। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। 8वां सवाल दे रखा है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब 11 है, 11 के 3 लगातार गुणज आप समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे पहाड़ा जो होता है वो गुणज होता है। जैसे 2 है, 2 में हम लगातार संख्या की गुणा करते जाएंगे। जैसे 2 में 1 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 2 की गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर 2 में 3 की गुणा करते हैं तो 6, ऐसे ही 2 में 4 की गुणा करेंगे तो 8। तो
ये जो संख्या थी 2 और उस संख्या में 1 2 3 4 5 जो संख्या है 10 तक उससे गुणा करते हैं तो वो संख्याएँ क्या कहलाई जाती हैं, 2 की गुणज। तो यहाँ पर ऐसे 11 दे रखा है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग। मान लीजिए 3 ऐसे लगातार गुणज क्या कहेंगे, जैसे 11 है तो 1 से गुणा करेंगे 11 में तो 11, फिर 2 से करेंगे 22, 3 से करेंगे 33, ये 4 से 44। तो ये 1 2 3 क्या हो रहा है, ये लगातार गुणज है। तो हमें उनका योग दे रखा है 231। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसके 3 लगातार गुणज क्या हैं वो हम लिखेंगे। माना 11 के लगातार गुणज क्या हो जाएंगे, बराबर x के बाद क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, फिर x प्लस 2, ठीक है, ये लगातार गुणज है। अब इसके जो है ये संख्या है, इसका जो है हम क्या करें, गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो गुणा करेंगे 11 की, ये गुणज हो जाएगा, ठीक है, ये 11 और यहाँ 11, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। तो इन सब का योग कितना दे रखा है, इन सब का योग दे रखा है 231। तो यहाँ पर क्या है, इन सब का योग लिख देते हैं, 11x प्लस 11 गुणा x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2 गुणा 11 और इसका योग है 231। तो ये कितना आ जाएगा, 11x प्लस 11 x प्लस 11 प्लस फिर यहाँ पे 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 231। इन सबको जोड़ देते हैं, ये क्या है x, ठीक है, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 11 और ये 11 33x और ये कितना 11 और 22 कितना, ये भी 33 और बराबर 231, ठीक है, कितना अच्छा 231। तो इसको क्या करें, 33 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, 33 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 231 और ये x प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे 231 बट्टे ये 33 गुणे में इधर जो है क्या आ जाएगा भाग में 33 और 33 की जो है 231 कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 3 21 और 7 3 21 2 23। तो कितना आ जाएगा, ठीक है 31, 33 से कितनी बार 7 बार, ठीक है, 33 से कितनी बार 7 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 7 और ये प्लस का बराबर किधर जा क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 तो x बराबर 6। तो ये x का मान हमारा आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे इसके गुणज, इसलिए 11x तो ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 6 कितना 66। दूसरा दे रखा है 11x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा ये 11 गुणा 6 प्लस 1 बराबर 11 गुणा 7 बराबर 77 और तीसरा हो जाएगा 11x प्लस 2 और इसकी जो है x का मान यहाँ भी लगा देते हैं x गुणा 6 प्लस 2 बराबर 11 6 2 8 तो 8 11 8 88। तो गुणज कितने हो जाएंगे 11 के कौन कौन से 66 77 और 88 और यही क्या हो जाएगा इनका आंसर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब
चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि जो विजेता है, बाल मेला लगाया गया है संकुल संसाधन केंद्र में, और जहाँ जो छात्र हैं जिसमें जो विजेता हुए हैं उन्हें 2 कलम दिए गए हैं, और जो अन्य प्रतिभागी हैं जो विजयी नहीं हो पाए उन्हें 1 कलम दिया गया है। और टोटल ऐसे 100 छात्र हैं जिनके बीच 120 कलम को बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, हमें दिया गया क्या है। तो दिया गया है कुल छात्रों की संख्या कितनी, 100, और कुल कलम कितने थे, 120 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमसे पूछा है विजेता छात्रों की संख्या, तो हमें दे नहीं रखी है तो हम मान लेते हैं। माना विजेता छात्रों की संख्या बराबर x, तब शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 100 थे, 100 में से x विजेता हैं तो अन्य प्रतिभागी, 100 में से x को घटा देंगे, कितना जाएगा 100 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार क्या करना है, प्रश्न में दे रखा है यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं, और जो है तो प्रश्नानुसार क्या, देखिए एक विजेता छात्र के लिए 2 कलम दिए गए हैं, और अन्य प्रतिभागी जो हैं जो विजय नहीं हुए उन्हें 1 कलम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हमारे पास विजेता छात्र थे x, और प्रत्येक विजेता को 2 कलम दिए गए, तो विजेताओं को टोटल कितने कलम दिए गए होंगे, तो उसमें जो है जो छात्र विजयी थे उनमें 2 कलमों की गुणा कर देंगे तो टोटल विजयी छात्रों के पास पहुँचे गए कलमों की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए हमने x में 2 से गुणा कर दी, प्लस हमारे पास अन्य जो प्रतिभागी थे वो कितने थे, 100 माइनस x, और उन प्रतिभागियों को जो है प्रत्येक को 1 कलम दिया गया। तो 100 माइनस x, इन विजेताओं को छोड़ के जितने बचे उन्हें 1 कलम अगर देंगे तो टोटल कितने कलम दिए गए होंगे, वो ये, और विजेताओं और अन्य प्रतिभागियों को दिए गए कलमों का योग कितना दे रखा है, 120। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का मान यहाँ से निकालेंगे। तो पहले में 2x हो जाएगा प्लस 100 माइनस x बराबर 120। अब यहाँ से क्या करेंगे, x को यहाँ 2x है या माइनस x है तो यहाँ पर क्या x बचेगा प्लस का, और ये प्लस का 100 है इधर बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो 120 माइनस x आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 120 में से 100 को हटा देंगे तो x का माना जाएगा 20, और x हमने माना क्या था, विजेता छात्रों की संख्या। तो इसी को जो है पूछा गया था। देखिए सवाल में दिए गए तो यानी 120 कलम दिए गए तो विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजेता छात्र निकल के आ गए कितने, 120, और यही हमारा क्या है आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा इसे जो है रिपीट करके वीडियो को देखिए, आ जाए। करते हैं 10वां नंबर सवाल। इसमें लिखा है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है रवि की जो उम्र है और उसके जो पिता की उम्र है। पिता की उम्र रवि की उम्र की 3 गुनी से 5 अधिक है। मान लिया अगर उसका अभी 10 साल है तो उसके पिता की 3 गुनी से 5 अधिक मतलब 30 और 5 35 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से मतलब तो ये, और 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग दे रखा है। तो दोनों को मान लिए वर्तमान में जो एज है उससे 5 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र में 5 जोड़ देंगे तो वो 5 वर्ष बाद की उम्र आ जाएगी और उसका योग दे रखा है 47 वर्ष। ठीक है, तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है, ये दे रखा है। पिता की वर्तमान उम्र बराबर किसके, रवि की वर्तमान उम्र की 3 से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं, इसकी हेल्प से हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तब हमें जो नहीं दे रखा है उसे हम अपने पास से मान लेते हैं। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना रवि की वर्तमान उम्र x है, तब रवि के पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी भाई, x की 3 गुनी प्लस 5 वर्ष अधिक है उसके पिता की, तो 3x प्लस 5 वर्ष। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद जो एज यहाँ निकली है ना, x वर्ष
और 3x प्लस 5 वर्ष, इस पर 5 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ से 5 वर्ष बाद रवि की उम्र क्या हो जाएगी, x में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद रवि की उम्र निकल के आ जाएगी। और 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र में भी हम 5 जोड़ देंगे। देखिए वर्तमान उम्र जो थी 3x प्लस 5 थी, यानी 3x प्लस 5 दे रखी थी वर्तमान, इसमें 5 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 10, यानी 5 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आयु यानी 5 वर्ष बाद रवि और उसके पिता की आयु का योग हमें 47 वर्ष दे रखा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 3x प्लस 10 इसको जोड़ दें और x प्लस 5 इसको जोड़ दें। इन दोनों का जोड़ हमारे किसके बराबर आना चाहिए, 47 के। तो हमने यही कर दिया, हमने दोनों को जोड़ दिया और 47 के बराबर रख दिया। यहाँ से x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 47। यहाँ देखिए 3x और x 4x, 5 और 10 15 बराबर 47। तो ये कितना हो जाए 4x, और ये 15 को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 47 माइनस 15, और जब घटाएंगे 47 में से 15 को तो बचेगा हमारे पास 32, और 4x बराबर 32, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 4 को 32 के नीचे ले जाएंगे बटे में, और 4 से 8 बार 32 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 8। इसलिए हम लिख सकते हैं कि रवि की वर्तमान उम्र x बराबर 8 वर्ष, क्योंकि रवि की उम्र हमने x माना था और x का मान आकर निकल के आया अब 8 वर्ष। इस प्रकार रवि के पिता की उम्र वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी 3 गुणा भाई 3x प्लस 5, तो 3 गुणा 8 प्लस 5, तो कितना 8 3 24 प्लस 5 29 वर्ष। ठीक है, तो रवि की उम्र आ गई 8 वर्ष वर्तमान उम्र, और रवि के पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी 29 वर्ष। दोनों को हमने एक साथ रख दिया है यहाँ पर। तो रवि की वर्तमान उम्र आ गई 8 वर्ष और पिता की उम्र आ गई वर्तमान 29 वर्ष। तो और यही जो है आंसर है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और इसी तरह हम चैप्टर वाइज कक्षा 8 की सभी जो है चैप्टर को मैथ के सॉल्व करते रहेंगे, और आपकी सपोर्ट जो है अपनी जो है देते रहिए, जिससे हमें जो आगे के सवाल या चैप्टर और भी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।